शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई का बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आपको मैथ की क्लासें भी मिल रही होंगी और आपको हिंदी की क्लासें भी मिल रही होंगी। तो जीके की शुरुआत आज हम करने वाले हैं संविधान से, जिसके अंतर्गत हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भी ये ठीक है, अगर आप अपने संविधान को जानना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तो देखिए दोस्तों, संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए, जैसे कि हमारा एक व्यापक क्षेत्र है भारत, ठीक है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो एक दस्तावेज होता है, जिसके अंतर्गत पूरी विधि होती है कि देश किस तरीके से चला जाएगा, पूरी व्यवस्था बनी हुई होती है, तो दोस्तों उसी दस्तावेज को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब उसी संविधान को बनाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, आपको कोई भी कार्य करना है, कोई बड़ा कार्य करना है, जिसको आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन लोगों का जो समूह होगा वही हमारा सभा कहलाएगा। चूंकि ये सभा, मतलब ये जो लोगों का समूह था, सभा संविधान पर ही आधारित थी, संविधान के निर्माण पर ही टिकी हुई थी, तो इसलिए इस सभा को, जो इन लोगों के समूह को जो नाम दिया गया, वो संविधान सभा नाम दिया गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए, अनेक विद्रोह हुए, आप लोग जानते ही हैं, भली भांति आपने इतिहास पढ़ा ही होगा। लेकिन दोस्तों, संविधान सभा क्या एकदम से बन गई थी? ऐसा नहीं था दोस्तों। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसकी मांग की थी। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो विचार था, सर्वप्रथम विचार कब आया संविधान सभा का? तो दोस्तों, ये 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा ये विचार आया था कि हमारे देश की भी एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि 1947 में हमारा देश हुआ और 1946 में हमारी संविधान सभा बनी। तो लगभग बहुत ज्यादा वक्त, बहुत सारे साल यूं ही बीत गए। इन सालों में कई बार संविधान सभा की मांग भी उठी। तो अंततः जो स्वीकृति मिली दोस्तों, वो 1946 में जाकर के मिली, ठीक है। तो और वो क्यों मिली? क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों, ठीक। कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके अंतर्गत 3 सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय मिशन था, कैबिनेट मिशन। जब ये भारत आता है तो ये संविधान सभा को मंजूरी दे देता है। तो होता क्या है दोस्तों, जुलाई 1946 में ही, जुलाई 1946 में ही संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, ठीक। चुनाव होता है, कुछ लोग चुने जाते हैं, लगभग 389 लोगों का चयन होता है। तो जब लोग भी आ गए, मतलब एक सभा बन गई संविधान की, तो उसकी जो प्रथम बैठक थी वह कब हुई? ये बहुत उपयोगी है, आपसे कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ठीक है, जब लोग बन गए, तो आपको पता है जब एक सभा बन जाती है, लोगों का समूह बन जाता है, तो सोचते हैं कि अब जल्दी से जल्दी कार्य भी निपटा लिया जाए। तो इसीलिए जो इसकी बैठक थी वो 1946 में ही हुई। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को कहां पर हुई थी? दिल्ली में दोस्तों हुई थी। और दिल्ली में कहां पर? काउंसिल चैम्बर। काउंसिल चैम्बर जो कि एक पुस्तकालय था, पुस्तकालय भवन था, यहां पर इसकी प्रथम बैठक होती है। और प्रथम बैठक वाले दिन ही एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, और उनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एक व्यापक सभा थी तो उन लोगों को सुनने के लिए, मतलब सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ी थी। तो इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है एक अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और क्यों बनाया था? क्योंकि दोस्तों ये उस सभा में सबसे बुजुर्ग इंसान थे, इसीलिए जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अब एक चीज और दोस्तों, जब ये पहली बैठक हुई तो इसका विरोध भी हुआ था, और विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। क्योंकि आपको याद होगा 1940 में सबसे पहले एक अलग देश की मांग मुस्लिम लीग ने ही की थी 1940 में, ठीक। तो जब वो अलग देश की मांग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो अपनी अलग संविधान सभा की भी मांग करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इन्होंने इसका बहिष्कार किया था, इसमें हिस्सा नहीं लिया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग रख रहे थे, ठीक। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को फिर दूसरी बैठक होती है। ये क्या है दोस्तों? ये दूसरी बैठक है, दूसरी बैठक है। अब इस दिन क्या हुआ? ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन यहाँ पर जो है स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। और स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है, इनको चुन लिया जाता है। फिर एक चुना जाता है दोस्तों इसी दिन उपाध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। दोस्तों ये चुनाव लिख गया, एक उपाध्यक्ष भी चुन लिया जाता है दोस्तों। देखो अधिकतर क्या होता है कि अध्यक्ष ही पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमसे आता है वो हम आपको भी बताएं, ठीक। तो उपाध्यक्ष, क्योंकि हो सकता है और गहराई में जाके पूछ ले, तो उपाध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था दोस्तों, वो चुना गया था HC मुखर्जी। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। और संवैधानिक सलाहकार भी इसी दिन चुन लिया जाता है दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार। तो 3 काम इस दिन महत्वपूर्ण हुए। कौन कौन से? एक तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? BN राव। BN राव को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त इसी दिन कर लिया जाता है, ठीक। अब ये 2 बैठकें दोस्तों हो गई। अब तीसरी बैठक होती है ठीक इसके मतलब एक दिन छेक के, मतलब तीसरे दिन 13 दिसंबर। अब ये डेट क्यों इंपोर्टेंट है 13 दिसंबर 1946? क्योंकि दोस्तों इसी दिन जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पेश किया था, और उसी उद्देश्य के साथ जो है इस सभा की शुरुआत हुई थी, इस बैठक की शुरुआत हुई थी। और यही उद्देश्य जो है मतलब क्या था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को किया। अब दिसंबर चल रहा है ना, अब 6-7 दिन में तो कुछ होगा ना। तो अब हुआ क्या? कुछ दिन लंबा गैप चला। क्यों? कुछ दिन लंबा गैप चला, और उसके बाद में 22 फरवरी अब 1947 आ जाती है दोस्तों। इसी दिन क्या होता है? 22 फरवरी 1947 को जो इन्होंने इस डेट में उद्देश्य प्रस्तुत किया था, उस उद्देश्य को मंजूरी मिल जाती है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या पहली बैठक क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। दूसरी बैठक क्या हुआ? स्थायी अध्यक्ष भी चुन लिए गए, उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए, संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिए गए। फिर उसके बाद में 13 दिसंबर को जो कि तीसरी बैठक थी, इसमें क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना एक उद्देश्य प्रस्तुत किया, जिसको मंजूरी कब मिली? 22 फरवरी 1947 को इनके उद्देश्य को मंजूरी मिल गई। और यही उद्देश्य आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बना, उद्देशिका बना, ठीक है। कुछ इसमें मतलब संशोधन भी किए गए, कुछ शब्द हटाए गए, कुछ शब्द जोड़े गए। वो चर्चा बाद में जब हम प्रस्तावना को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लें कि 22 फरवरी 1947 को उद्देश्य को जो है मंजूरी मिल गई थी, ठीक है दोस्तों। अब फिर उसके बाद में
उसके बाद में क्या होता, देखो संविधान सभा जो थी ना, संविधान सभा, तो संविधान सभा का एक रूल होता था, ठीक। ये दोस्तों गलती से यहाँ पर 22 फरवरी लिख गया है, ये 11 जनवरी है, 11 जनवरी 1947 था, इसको आप ठीक कर लेना। तो 11 जनवरी 1947 को उद्देश्य को मंजूरी मिली थी। अब हुआ क्या, मतलब संविधान सभा में जो भी एक निर्णय लिया जाता था वो मतलब कभी भी चुनाव नहीं हुआ। मतलब जैसे कि होता है ना कि कोई एक प्रस्ताव पेश करना है और उसके समर्थन में कितने हैं, विरोध में कितने हैं, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि ऐसा होता तो बहुमत वाले की ही बात मान ली जाती। मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, बहुमत मिल गया उसको तो वो पास हो गया, लेकिन वो गलत होता। गलत क्यों होता, ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ 1 सेकंड के अंदर। देखो होता क्या है, जैसा कि आजकल होता है, आप समझते, मान लीजिए कि उस सभा में 100 लोग थे, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, और इन्हें 4 लोगों को वोट देना है, ठीक, 1 2 3 4, 4 लोगों को वोट देना है। और है क्या, 100 लोग हैं, मान लीजिए 10 वोट यहां मिल गए, 20 वोट यहां मिल गए, 30 वोट यहां मिल गए और 40 वोट यहां मिल गए। इसको हम ABCD कर लेते हैं, ABC और D, ठीक। A को 10, B को 20, C को 30 और D को 40, इतने वोट मिल गए। अब दोस्तों इसमें से जीत कौन गया, अगर हम बहुमत की बात करें तो यहाँ पर D जीत गया, क्योंकि इसको 40 वोट मिले हैं। मान लो अगर कोई प्रस्ताव है जो D देना चाहता है, उसके समर्थन में 40 लोग आ गए, तो इसका मतलब ये प्रस्ताव मंजूर होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुमत D के पास है और जो D कहेगा वही प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो 40 समर्थन में है लेकिन 60, टोटल 100 थे ना, लेकिन 60 तो विरोध में है। दोस्तों कोई भी ऐसा कानून जिसके विरोध में 60 लोग खड़े हों और समर्थन में 40 लोग खड़े हों, क्या वो ठीक हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। ये हमारे देश की व्यवस्था है। अब पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 समर्थन में है लेकिन 60 लोग विरोध में खड़े हुए हैं। तो ऐसा रिस्क छोटे मोटे चुनावों में किया जा सकता है, या मतलब हम यूं कहें कि छोटे मोटे निर्णयों में लिया जा सकता है। लेकिन एक आप पूरे देश का संविधान बनाने जा रहे हैं, पूरे देश की एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, एक विधि बनाने जा रहे हैं, तो इतने बड़े निर्णय को आप इस तरीके से नहीं ले सकते, ठीक है। तो यही कारण था कि संविधान में कभी भी वोटिंग नहीं हुई, संविधान सभा में कभी भी वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि इसका खतरा हमेशा बना रहता। और ये खतरा छोटा मोटा खतरा नहीं है दोस्तों, 60% बहुत होता है और 40% इसके सामने बहुत कम होता है, ठीक। अब चुनाव कैसे होता था, कोई एक निर्णय पर अगर मतभेद हो भी रहा है, मतलब कोई निर्णय पास कैसे होता था, अगर किसी एक निर्णय पर मतभेद हो भी रहा है ना, तो उसमें जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी और जो अच्छाइयां हैं वो और जोड़ी जाएंगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के जब सबका संपूर्ण, जितने भी लोग थे, जितनी भी बड़ी संविधान सभा थी, जब तक सबका समर्थन नहीं मिल जाता था तब तक कोई भी निर्णय दोस्तों ऐसे पास नहीं होता था। हर एक की राय जरूरी होती थी, उसमें कई बार बदलाव किए जाते थे, कई बार चेंजेस किए जाते थे, कुछ जोड़ा जाता था, कुछ हटाया जाता था। तो इतना बड़ा रिस्क हम यहाँ पर नहीं ले सकते थे। तो इसलिए दोस्तों संविधान सभा में आज तक कभी भी निर्णय के लिए, किसी भी निर्णय के लिए चुनाव नहीं हुआ, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान सभा एक जिम्मेदारी से काम कर रही थी। तो ये जो जिम्मेदारियां थी दोस्तों, इसी के लिए क्या हुआ, कुछ अलग अलग खंड बनाए गए। भाई मान लो आप किसी एक किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक संस्था आपने खोलने जा रहे हैं, तो दोस्तों उसमें आप अपने समूह में अलग अलग काम बांट लेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, कुछ समितियां बनाई गई, उनके अध्यक्ष बनाए गए, सदस्य अलग बनाए गए कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, इस काम की जिम्मेदारी आपकी और इस काम की जिम्मेदारी आपकी। तो इसी तरीके से बहुत सारी समितियां बनी। जो समितियां आपसे पूछी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले दोस्तों संचालन समिति, संचालन समिति बनी, और संचालन समिति इसको हम राष्ट्रीय ध्वज या फिर झंडा समिति भी बोलते हैं, झंडा
झंडा समिति भी बोलते हैं। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर आप अध्यक्ष लिख लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कुछ समितियां और थीं, जैसे कि एक थी प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के जो इनसे संबंधित समिति थी। ये दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे हमारे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक। अब दोस्तों ये जो मूल अधिकारों की और अल्पसंख्यकों की जो समिति थी ना, इसकी दो उप समितियां भी थी। ठीक, कौन कौन सी थी? मतलब इसी में अगर आप उप लगा दें, उप मूल अधिकार समिति, तो इसका जो अध्यक्ष था ये उप है दोस्तों। तो इसकी कौन थी? सुचेता कृपलानी शायद। जेबी कृपलानी, सॉरी दोस्तों, सुचेता कृपलानी नाम आ रहा था, जेबी कृपलानी। और जो उप अल्पसंख्यक की समिति थी, ये वाली अल्पसंख्यक समिति की जो उप अल्पसंख्यक की जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों H.C. मुखर्जी। ये कुछ समितियां थी जिनको अलग अलग काम दिया गया और इनके अध्यक्ष बनाए गए, फिर इनके सदस्य भी हुआ करते थे। तो ये महत्वपूर्ण समितियां थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। अब दोस्तों एक समिति और बची, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। देखो, संविधान का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया? ठीक, तो संविधान का जो प्रारूप था, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये किया था दोस्तों B.N. राव ने। B.N. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अब इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति की आवश्यकता थी। जो इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था B.N. राव जी ने, पूछा जाता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो B.N. राव जी ने किया था। अब ये जो प्रारूप था, इस पर विचार करने के लिए एक समिति बनी जिसको हमने नाम दिया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है। ठीक, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों कुल सदस्य जो थे वो 7 थे। अब ध्यान रहे, अध्यक्ष को लगाकर 7 थे, है ना। अगर आपसे पूछा जा रहा है कुल सदस्य 7 थे, लेकिन अगर पूछा सदस्य कितने थे? 6 थे। और साथ में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगर इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तब 7 हैं। अगर भीमराव अंबेडकर जी को इससे अलग कर देंगे सदस्यों से तो 6 बचेंगे। ठीक है, टोटल जो मेंबर थे वो 7 थे, जिसमें कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों होता क्या है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन की योजना प्रस्तुत होती है, जिसमें कि
पता था कि पाकिस्तान और भारत दो देशों में बंट जाएंगे, ठीक, दो अलग अलग देश बन जाएंगे। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 भारत, ठीक, ये उसमें सम्मिलित था 3 जून 1947 को। अब जब 1947 में ही ये बातें हो रही थी तो हुआ क्या, देश का बंटवारा हुआ, उसमें काफी दंगे, आपको पता ही है, बहुत कुछ हुआ था। तो इसलिए संविधान सभा का फिर पुनर्गठन हुआ। कब हुआ, जब देश विभाजन हो गया था। जब देश विभाजन हो गया फिर संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, ठीक। यहां तक क्या थी, ये कहानी थी देश आजाद होने से पहले तक। अब देश आजाद होने के बाद क्या होगा ये देखते हैं। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन, संविधान सभा का पुनर्गठन हो जाता है। और जब पुनर्गठन हो जाता है दोस्तों, फिर नई संविधान सभा बनती है। तो जो प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने, ये देखो दोस्तों, अक्टूबर यानी लास्ट की बात चल रही है ना, तो इन्होंने 22 फरवरी, जो अभी गलती से लिख गया था वो ये डेट थी, 1948 को, जो इन्होंने प्रारूप पर, जो बी एन राव ने प्रारूप बनाया था ना, उस पर जो विचार विमर्श किया था, तो जो रिपोर्ट थी ना वो 22 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट पेश की। अब किसने की थी दोस्तों, प्रारूप समिति ने, जो कि बाबा साहब की थी। इन्होंने इस पर जो है अपनी रिपोर्ट दे दी। और उसके अंदर क्या खामियां थी, क्या था, कैसे कैसे क्या हुआ, वो एक अलग बहस है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जानते हैं कि 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हो जाता है संविधान सभा का। 22 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने रख देती है, ठीक। अब उसके बाद में संविधान का निर्माण होना शुरू होता है। तो इसमें कुछ वाचन हुए, आपसे पूछा जाता है सबसे लंबा वाचन कौन सा चला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक ये था प्रथम वाचन। ये इधर लिख देते हैं, ये प्रथम वाचन था। और जो द्वितीय वाचन था दोस्तों, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और जो तीसरा वाचन था वो आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक। ये डेट देख के आपको याद आ गया होगा। तो 3 वाचन चले दोस्तों। पहला चला था 4 नवंबर से 9 नवंबर, यानी कुल 5 दिन 1948 में ही। अब 9 नवंबर के बाद, मतलब 6 दिन बाद ही दूसरा वाचन शुरू हो जाता 15 नवंबर 1949 को। नहीं, सॉरी दोस्तों, ये मैं मतलब ये अलग साल में हुआ, ये अलग साल में हुआ। ये 15 नवंबर नहीं, पर ये गलत लिख गए डेट। अब ठीक है, हाँ। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला, और उसके 6 दिन बाद ही 1948 में ही, यानी 15 नवंबर 1948 को शुरू होता है। और अगले साल, ठीक है, 15 नवंबर 1948 को शुरू होता है और अगले साल 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। यानी कि सबसे लंबा जो वाचन था वो दूसरा था। अब मतलब 17 अक्टूबर उसी साल 49 के बाद, अक्टूबर के बाद नवंबर, 14 नवंबर 1949 को उसी साल शुरू होता है तीसरा, और 26 नवंबर 1949 को खत्म हो जाता है। तो ये 48 से 49 तक चला, लगभग 1 साल, नवंबर और अक्टूबर, ठीक है, लगभग 1 साल चला। तो इसमें सबसे लंबा कौन सा था, दूसरा था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कुल समय की। तो दोस्तों जो कुल समय था, कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल समय लगा था
और इसके प्रारूप पर जो बहस चली थी दोस्तों, प्रारूप पर जो बहस चली थी वो चली थी 114 दिन। इसकी जो लागत थी 63,96,729 रुपए लगभग, ये इसकी लागत आई थी। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा। और प्रारूप पर बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन पूछा जाता है आपसे, और लागत ये शायद नहीं पूछी जाती, 63,96,729। फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी। ठीक, अंतिम बैठक से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि इसमें 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 26 जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को जो है अंगीकार कर लिया गया था, और इसी दिन को हम जो है क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मानते हैं। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को हम मनाते आए हैं। और इसकी जो शुरुआत थी दोस्तों 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये पूछा जा सकता है आपसे। और 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को जो है अनुमति दे दी गई थी। ठीक, 15 अनुच्छेदों को अनुमति दे दी गई थी, जो जरूरी उन लोगों ने समझे उन अनुच्छेदों को क्या नाम है, अनुमति दे दी थी। अब दोस्तों जिस समय संविधान बना उस समय इसमें भाग कितने थे? तो उस समय भाग थे दोस्तों 22। और उस समय उसमें अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे 395। और उसके अंदर अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां कितनी थी? तो अनुसूचियां थी दोस्तों 8, जो कि अगर हम वर्तमान की बात करें तो 22 ही भाग हैं। आर्टिकल आपसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई 344, 345 और कोई 395 बताता है। लेकिन अनुसूचियां आप कितनी हो चुकी हैं? 12 हो चुकी हैं। भाग 22 के 22 ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अंतिम बैठक की। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो कब हुई और उस दिन क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे? तो इसकी जो अंतिम बैठक थी दोस्तों, अंतिम बैठक ये थी दोस्तों 24 जनवरी 1950। और इस दिन 2 महत्वपूर्ण काम हुए। कौन से? एक तो क्या नाम है, राष्ट्रपति चुन लिया गया। किसको? आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इस दिन हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, इस दिन हमारा राष्ट्रीय गान को भी इसी दिन अनुमति मिल गई थी। ठीक, अब 26 जनवरी 1950 को पूरे देश पर संविधान लागू कर दिया गया। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने खुद ही कर लिया था 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों 26 जनवरी 1950 को एक काम और हुआ। क्या हुआ? इस दिन हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसको अनुमति मिल गई थी। इसको अनुमति मिल गई थी। एक काम और किया था दोस्तों हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को। वो क्या काम था? इस दिन दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति मिल गई थी। तो ये वो महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमारी संविधान सभा ने किए। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारी संविधान सभा थी जब तक आम चुनाव नहीं हो गए, कब तक हुए थे? 51-52 में। तो तब तक दोस्तों इसी हमारी संविधान सभा ने एक संसद का काम किया, एक पार्लियामेंट का काम किया। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये संविधान सभा की क्लास? अगर अच्छा लगा है, मजा आया है, समझ में आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ठीक, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का भी बटन है, उसको आप दबा लें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें दोस्तों तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका आनंद ले पाएं। तो चलिए दोस्तों क्या नाम है, आज की वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली जो वीडियो होगी दोस्तों वो प्रस्तावना पर होगी। प्रस्तावना के अंदर क्या क्या अड़चने आई, क्या क्या उसके अंदर मतलब काटा गया, क्या जोड़ा गया, ये सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।